नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी से संबंधित अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक होगा संविधान की उद्देशिका ऑब्लिक प्रस्तावना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। और यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब होगा विकल्प ए, उद्देशिका। यानी भारत के संविधान निर्माताओं का मत उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। उद्देशिका को प्रस्तावना भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में द प्रियम्बल कहा जाता है। यहाँ पर संविधान निर्माताओं के मत प्रतिबिंबित होने का क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जब संविधान निर्माता भारत के संविधान को निर्माण कर रहे थे तो उनके मन में क्या विचार थे, या जो भारत का संविधान है उसका जो मूल उद्देश्य है वो कहाँ पर प्रदर्शित होता है। तो याद रखिएगा, ये उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना में प्रतिबिंबित होता है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए, संविधान में धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। जो एग्जैक्ट शब्द प्रयोग हुआ है वो है पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, लेकिन यहां पर उसी से सिमिलर ये शब्द हैं, इसलिए आपका प्रश्न संख्या 2 का विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं। तो वही मूल बात जो प्रश्न संख्या 1 में थी। तो याद रखिएगा, आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, प्रस्तावना या उद्देशिका, या इंग्लिश में इसको प्रियम्बल कहते हैं। यानी प्रस्तावना में भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। या आप दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान का सार है, जो उसका उद्देश्य है, जो उसका लक्ष्य है, वो कहां पर प्रकट होता है? प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका में। अगला है प्रश्न संख्या 4 और पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो याद रखिएगा, यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा कही जाती है। यानी प्रश्न संख्या 4 का सी विकल्प यहां पर सही होगा। देखिए, प्रस्तावना को आत्मा के संदर्भ में आपने जान लिया। यहां पर एक प्रश्न और बनता है कि प्रस्तावना को राजनीतिक जनपत्री किसने कहा था। तो याद रखिएगा, के एम मुंशी साहब ने राजनीतिक जनपत्री कहा था। किसको? प्रस्तावना को। किसने कहा था? के एम मुंशी ने। यहां पर एक प्रश्न और बनता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा किसको माना था। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 जो कि सांविधिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा माना था। इन सभी तथ्यों को इस प्रश्न के साथ कोरिलेट करके आप याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5 पूछा जा रहा है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था। तो याद रखिएगा, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज बी आर अंबेडकर साहब ने कहा था, इसलिए प्रश्न संख्या 5 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों बातें आप याद रखेंगे कि बी आर अंबेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा और संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 अर्थात सांविधिक उपचारों के अधिकार को कहा था। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 6 पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। तो याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब होगा विकल्प सी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। क्लियर है? यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 7 पूछा जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। तो याद रखिएगा, अगर हम प्रस्तावना के विधिक स्वरूप की बात करें तो इसका मतलब यह है कि यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है या नहीं। तो याद रखिएगा, ये जो प्रस्तावना है इसमें जो भी बातें उल्लिखित है ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। यानी प्रश्न संख्या 7 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 8 पूछा जा रहा है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। कल हमने इस बात का जिक्र किया था कि लौकिक सार्वभौमिकता जब आए तो उसको सीधे जनता से आप कोरिलेट करेंगे। और आप सभी को पता है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो हम भारत के लोगों से प्रारंभ होती है, यानी वी द पीपुल ऑफ इंडिया से प्रारंभ होती है। इसका मतलब क्या है कि ये भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। यानी प्रश्न संख्या 8 का डी विकल्प सही हो जाएगा, प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 9 पूछा जा रहा है कि किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। याद रखिएगा,
एक केस है जिसको कहते हैं बेरूवारी यूनियन केस। इस बेरूवारी यूनियन केस 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह सर्वप्रथम घोषित किया कि जो हमारी उद्देशिका है, यानी जो हमारी प्रस्तावना है, यह संविधान का अंग नहीं है। किस केस में कहा गया? बेरूवारी यूनियन केस 1960 में। क्लियर है? सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम कहा कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन यहां पर एक बात और आप स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि उसके बाद एक और वाद आता है जिसको आप जानते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के नाम से। और ये जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य था 1973 का वाद, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो उद्देशिका है अर्थात प्रस्तावना है, यह संविधान का भाग है। यानी बेरूवारी यूनियन केस 1960 के फैसले को बदलते हुए केशवानंद भारती बनाम केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जो उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना है, यह संविधान का हिस्सा है। क्लियर? तो अगर पूछा जाए कि किस वाद में हिस्सा नहीं माना गया, तब आप कहेंगे बेरूवारी यूनियन केस 1960। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 10 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो मैंने अभी प्रारंभ के प्रश्नों को एक्सप्लेन करते हुए कहा था कि जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है, यह भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। प्रश्न संख्या 10 का यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 11 पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। याद रखिएगा, भारत की संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, इसलिए प्रश्न संख्या 11 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इन 3 प्रकार की न्याय की जो व्यवस्था है वो प्रस्तावना के साथ साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी उल्लेखित किए गए हैं। क्लियर? अब ये 3 प्रकार के न्याय कौन से हैं? तो याद रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय और तीसरा है राजनीतिक न्याय। क्लियर? जब हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में चर्चा होगी, लेकिन यहां पर कोरिलेट करना आवश्यक है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 38 का सब क्लॉज 1, उसमें स्पष्ट रूप से इस 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है और इस प्रकार का जो न्याय है ये प्रस्तावना में भी उल्लेखित है। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 12 पूछा जा रहा है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, यहां पर जो प्रजातंत्र शब्द है ये प्रस्तावना का वह भाग है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान के अधिकार प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 12 का यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में कहा जा रहा है कि संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो याद रखिएगा, अभी हमने जिक्र किया था कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, और यही केवल एक बार संशोधन हुआ था प्रस्तावना में। तो याद रखेंगे, प्रश्न संख्या 13 का आपका सही जवाब होगा विकल्प सी। संविधान अर्थात उसकी उद्देशिका में प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 14। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो यहां पर देखिए, सर्वसत्ताधारी लोकतंत्रीय गणराज्य की संकल्पना है, समाजवादी व्यवस्था है और धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है। ठीक है, ये तीनों उल्लेखित हैं प्रस्तावना में, लेकिन संघीय अभिव्यक्ति जो है ये प्रस्तावना में नहीं है। मैंने अभी आपको ऊपर के प्रश्न में एक्सप्लेन करते हुए कहा था कि जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है वो हम भारत के लोगों से शुरू हो रही है और ये हम भारत के लोगों के द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्प व्यक्त करती है। क्लियर? तो यहां पर उसी से आपको रिलेट करके इसका आंसर कर सकते हैं और प्रश्न संख्या 14 का यहां पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये जो संघीय है ये अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। क्लियर है? अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो संघीय अभिव्यक्ति है ये कहां पर है? तो याद करिए, मैंने अनुच्छेद 1 को कोरिलेट करते हुए कहा था कि अनुच्छेद 1 के सब क्लॉज 1 में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। क्लियर है? तो यहां पर अनुच्छेद 1 के सब क्लॉज 1 में इसका उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 14 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 15। पूछा जा रहा है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है? तो यहां पर देखिए, जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है उसमें न्याय का उल्लेख है और कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। दूसरा लिखा हुआ है भ्रातृत्व। देखिए, जो भ्रातृत्व है इसका भी उल्लेख हमारे प्रस्तावना में किया गया है। क्लियर है? और उसके अलावा प्रतिष्ठा की समानता का भी उल्लेख है, लेकिन हमारे संविधान की प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। क्लियर है? इसको आप कोरिलेट करते हैं प्रजातंत्र से, लेकिन हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार का जो उल्लेख है स्पष्ट रूप से वो प्रस्तावना में नहीं किया गया है, इसलिए प्रश्न संख्या 15 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि जो वयस्क मताधिकार है
इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया है और इसी वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचन के संदर्भ में इसका उल्लेख अनुच्छेद 326 में किया गया है। क्लियर है? यानी वयस्क मताधिकार कहां पर है? संविधान के अनुच्छेद 326 में। क्लियर है? यहां पर एक बात और मैं कोरिलेट कर दूं, आगे इसकी चर्चा होगी। एक प्रश्न और बनता है कि जो हमको वोट देने का अधिकार है, मतदान का अधिकार है, यह किस प्रकार का अधिकार है? तो देखिए कई बार आप लोग इस प्रकार की गलती कर देते हैं इसी अनुच्छेद 326 के कारण, जिसमें यह उल्लेखित है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा का निर्वाचन होगा। लेकिन जो मत देने का अधिकार है वो हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं है। यानी मत देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार नहीं है। मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, या सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा था ये एक वैधानिक अधिकार है। क्लियर है? तो इस बात को भी आप स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। ठीक है? चुनाव लड़ने का अधिकार कैसा है? ये भी एक राजनीतिक अधिकार है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16। और वयस्क मताधिकार पूछा जाएगा तब आप ये कहेंगे कि एक संवैधानिक अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 326 में उल्लेखित है। अगला है प्रश्न संख्या 16। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है किसमें? तो याद रखिएगा इसकी जो व्याख्या है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मूल अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों में इसकी व्याख्या की गई है। क्लियर है? तो इस प्रकार यहां पर प्रश्न संख्या 16 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अभी मैंने आपको कहा था कि जो हमारे भारतीय संविधान में जिन बातों का प्रावधान किया गया है उसका जो मूल है, उसका जो सार है, उसका जो उद्देश्य है वो हमारी प्रस्तावना में प्रतिबिंबित होता है। यानी जो हमारी प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा है उसकी व्याख्या हमारे मौलिक अधिकार के पार्ट में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में वर्णित है। सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17। पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप में आर्थिक न्याय किससे उपबंध किया गया है? तो यहां पर देखिए आर्थिक न्याय की बात हो रही है। जब न्याय की चर्चा हम लोग कर रहे थे तो मैंने आपसे ये स्पष्ट रूप से वहीं पर कोरिलेट कर दिया था कि जो 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये हमारे उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी अनुच्छेद 38 के सब क्लॉज 1 में वर्णित है। तो इस प्रकार से उसी एक्सप्लेनेशन का प्रयोग करके इसका सही जवाब क्या देंगे? प्रश्न संख्या 17 का बी विकल्प सही हो जाएगा। उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक न्याय उपबंधित है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 18। पूछा जा रहा है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? क्लियर है? तो इस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। देखिए जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था संविधान सभा के समक्ष वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया था वो प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, और ये उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित हुआ वो 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृत किया गया है। ये आप पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको यहां पर फिर से रिकॉल करा दिया। तो इसलिए प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। क्लियर है? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो यहां पर देखिए अभी आपने पढ़ा था कि 3 प्रकार के न्याय हैं और यहां पर पूछा जा रहा है स्वतंत्रता के बारे में। तो याद रखिएगा जो हमारी प्रस्तावना है उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता उल्लेखित है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की। अब इन 5 प्रकार की स्वतंत्रता को आप अगर समझ लेंगे तो यहां से अगर कोई भी भविष्य में प्रश्न बनेगा तो आपसे गलत नहीं होगा। इसमें जो स्वतंत्रता है वो है विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। यानी जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार से आप कर लीजिए, यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। प्रस्तावना में आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। क्लियर है? यहां पर इस प्रश्न में केवल शब्दों को हेरफेर करके आपको उसमें उलझाने का प्रयास किया गया था। अगर आप पूर्व में उलझे तो अब मैं इस बात के लिए पूर्णतः आश्वस्त करता हूं कि अब आप भविष्य में कभी नहीं उलझेंगे। बिल्कुल क्लियर हो गया। 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता। और यहीं पर एक बात और क्लियर कर लीजिए, अगर ये पूछ ले कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का वर्णन किया गया है तो याद रखिएगा 2 प्रकार की समानता का वर्णन है। कौन कौन सी है? एक है प्रतिष्ठा की समानता और दूसरी है अवसर की समानता। क्लियर है? यानी 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता का वर्णन है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 20। अब इस प्रश्न को आप लोगों ने होलिस्टिक अप्रोच के साथ कवर कर लिया। अगला प्रश्न संख्या 20 और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है।
तो यहां पर देखिए न्याय का उल्लेख है, तो आपने 3 प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पढ़े हैं। यहां पर प्रश्न संख्या जो 20 है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी, धार्मिक न्याय का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 21, पूछा जा रहा है कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया। यानी आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब संविधान अपने मूल रूप में लागू किया गया तो उस समय किन बातों का उल्लेख किया गया था। तो यहां पर आपने ये अभी पढ़ा था कि जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 था, उसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। जिस स्टेटमेंट में इन शब्दों का प्रयोग हो उनको आप सीधे सीधे कैंसिल कर देंगे। तो आप देख रहे हैं डी विकल्प में समाजवादी लिखा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकता है। फिर उसके बाद पहले में लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है। आपने अभी पढ़ा है कि हमने जब इसको एक्सप्लेन किया था तो आपसे ये बताया था कि इसमें लिखा हुआ है कि भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणतंत्र बनाना है। यानी लोकतंत्रात्मक गणतंत्र के आगे भी उल्लेख था। यहां पर देखिए सी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो रहा है। यहां पर लिखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्लियर है? यहां पर देखिए धर्मनिरपेक्ष लिखा है बी में, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो बाद में जोड़ा गया। तो इस प्रकार यहां पर प्रश्न संख्या 21 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो 26 जनवरी 1950 को मूल रूप से संविधान की ये जो स्थिति थी प्रस्तावना की, उसमें क्या थी? उसमें लिखा हुआ था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की जानी है। क्लियर? तो यानी इस प्रकार प्रश्न संख्या 21 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 22, पूछा जा रहा है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और समानता एवं भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया, उसी क्रम में उल्लेख कीजिए। क्लियर है? तो देखिए इसका जिक्र अभी हम लोगों ने किया है और देखिए ये प्रश्न के माध्यम से यहां पर है और ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2018 का प्रश्न है। तो यहां पर सबसे पहले लिखा है न्याय। तो अभी आपने पढ़ा है कि यहां पर 3 प्रकार के न्याय हैं और ये पहले ही विकल्प में लिखा है। ये प्रश्न बहुत आसान कर दिया गया है। तो देखिए 3 प्रकार के और पूछ रहा है कि उसी क्रम में लिखिए, यानी यहां पर आपका सीधे सीधे ए विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 का 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता, ये मैंने आपको बताई है, विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। और भ्रातृत्व की बात की जा रही है, तो यहां पर जो भ्रातृत्व है उसकी कितनी है? तो याद रखिएगा 1 प्रकार के भ्रातृत्व का उल्लेख है और जो समानता है वो कितने प्रकार की? 2 प्रकार की है। तो 2 प्रकार की समानता कौन सी है? उसमें हमने आपको बताया था प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। क्लियर? तो यहां पर हो गया 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार का भ्रातृत्व। क्लियर? ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 23, पूछा जा रहा है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो स्टेटमेंट देखिए, यहां पर पहला लिखा है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना। तो इस पे अभी डिटेल चर्चा भी हुई, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। अगला लिख रहा है कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। इस पर भी अभी चर्चा हुई थी, एक प्रश्न इसी पर बना था कि इसकी प्रकृति क्या है? न्याय योग्य नहीं है, यानी इसकी बातों को न्यायालय में हम परिवर्तित नहीं करा सकते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला लिखा है कि इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। देखिए जहां तक संशोधन की बात है तो आपने ये भी पढ़ा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया जा चुका है और 3 प्रकार के शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इस प्रकार यहां पर जो तीसरा स्टेटमेंट है वो क्या है? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर उद्देशिका में संशोधन संभव है। और चौथे स्टेटमेंट में कह रहा है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द यानी ओवरराइड नहीं कर सकता है। क्लियर? तो यहां पर ये जो कहा जा रहा है कि ये जो हमारे संविधान में जो विशिष्ट प्रावधान है उनको ये रद्द नहीं कर सकता है। तो ये यहां पर बात क्या है? सीधे सीधे हमारी ये बात सत्य होती नजर आ रही है कि ये प्रस्तावना के जो प्रावधान है वो संविधान के प्रावधानों को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहां पर पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट यहां पर सही होगा। प्रश्न संख्या 23 का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा यहां पर सही है। क्लियर? बी स्टेटमेंट यहां पर, बी विकल्प यहां पर सही होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 24, पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। अब क्या सुनिश्चित करना है? यानी जो हमारी प्रस्तावना में, आमुख का मतलब क्या है? प्रस्तावना यानी उद्देशिका, उसमें क्या क्या बातें हैं? तो यहां पर पहला लिखा है सामाजिक और आर्थिक न्याय। तो ये तो बिल्कुल सही है। 3 प्रकार के न्याय हैं, एक है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी पहला तो बिल्कुल सही है। उसके बाद लिखा हुआ है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो आपने ये जाना है कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता है जिसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी शामिल है। इसके अलावा आपने पढ़ा कि विश्वास, धर्म, उपासना की भी स्वतंत्रता है, यानी ये दूसरा भी सही है। यहां पर तीसरे में लिखा है कि अवसर की समानता। अगर हम समानता की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 प्रकार की समानता है, एक है प्रतिष्ठा की यानी स्टेटस की समानता और दूसरी है अवसर की समानता, यानी ये भी सही है। और चौथा लिखा है कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा
यानी गरिमा, डिग्निटी की बात हो रही है, तो ये भी उसमें शामिल है, यानी यहां पर सभी शामिल हैं, इसलिए प्रश्न संख्या 24 का यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ये सभी उद्देशिका में शामिल हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 25, पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका इनमें से किससे संबंधित है? तो यहां पर देखिए, ये जो भारत के संविधान की उद्देशिका है, ये संविधान का भाग तो है, ये बात स्पष्ट हो गई थी। किस केस में ये बात स्पष्ट हुई थी? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना है, ये संविधान का भाग है। और यहीं पर एक बात और कोरिलेट कर लीजिए कि ये किस केस में कहा गया था कि ये संविधान का भाग नहीं है? तो याद रखिएगा, बेरूवारी यूनियन 1960 के केस में। ये संविधान का भाग तो है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इस प्रकार यहां पर प्रश्न संख्या 25 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और यह बात आपने पढ़ी है कि इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, यानी आप इसको न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं करा सकते। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। आइए अब हम लोग राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। यहां पर पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है? तो याद रखिएगा, यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। क्लियर है? देखिए, यहां पर नए राज्य से संबंधित आपको 2 अनुच्छेद अगर आपने ध्यान से समझ लिए तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे कभी गलत नहीं होंगे। देखिए, अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नाम में अगर परिवर्तन करना हो तो इसका अधिकार संसद के पास है। ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 3 में, जो इस प्रश्न में पूछा गया है। एक प्रश्न और बनता है, पूछा जाता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। क्लियर? अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, तो याद रखिएगा, इसके संदर्भ में अगर संसद को कोई प्रावधान करना है तो उसे अनुच्छेद 2 के तहत पावर मिलती है। क्लियर? यानी नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना पूछी जाएगी तब आप अनुच्छेद 2 बताएंगे, और यदि कहा जाए कि नए राज्यों का निर्माण या पुराने या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, तब आप अनुच्छेद 3 का जिक्र करेंगे। क्लियर? अब आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 1 का सी विकल्प यहां सही होगा। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। देखिए, अभी हम लोगों ने चर्चा की थी पिछले प्रश्न में, संघी की चर्चा हुई थी, संघ की, तो वहां मैंने आपसे कहा था कि अनुच्छेद 1 के सब क्लॉज 1 में लिखा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्लियर है? राज्यों का संघ होगा, यानी यूनियन की बात है, यानी राज्यों का यूनियन होगा। इस प्रकार यहां पर प्रश्न संख्या 2 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यह अनुच्छेद 1 के सब क्लॉज 1 में है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3, पूछा जा रहा है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है किसके तहत? तो याद रखिएगा, जो संघ राज्यों का प्रशासन है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 3 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। जरा इस प्रश्न को और डिटेल में समझ लीजिए, और यह भी समझ लीजिए कि राष्ट्रपति महोदय को जो भारत में संघ राज्य का मतलब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश की बात की जा रही है, यानी यूटी की बात हो रही है, यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है। यह राष्ट्रपति महोदय को पावर कहां से मिलता है इसके प्रशासन का? तो याद रखिएगा, आपके संविधान के अनुच्छेद 239 के सब क्लॉज 1 में, किसमें? 239 के सब क्लॉज 1 में इस बात का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 239 का सब क्लॉज 1 कहता है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा ऐसे किसी नियुक्त प्रशासक के माध्यम से किया जा सकेगा। क्लियर है? यानी अगर आपको एग्जांपल लेना तो आप, जैसे लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा एक नियुक्त प्रशासक है जो वहां के दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। इसी प्रकार आप जम्मू कश्मीर का ले लेंगे। तो इस प्रकार यहां पर प्रश्न संख्या 3 का ए विकल्प सही हो जाएगा। यहां पर अनुच्छेद भी आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 239 के सब क्लॉज 1 के तहत। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4, पूछा जा रहा है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो याद रखिएगा, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद के पास है, यानी प्रश्न संख्या 4 का सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। जो मैं अभी पिछले प्रश्न में अनुच्छेद 2 का जिक्र कर रहा था, ये वही बात हो रही है, यानी नए राज्यों का संघ में प्रवेश कराना हो तो ये पावर अनुच्छेद 2 संसद को प्रदान करती है। क्लियर है? इस बात को याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5, पूछा जा रहा है कि यदि भारतीय संघ में नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक है? अनुसूची आप पढ़ चुके हैं, और उसमें आपने पढ़ा था कि जो पहली अनुसूची है वो राज्यों एवं उनके क्षेत्रों के विवरण से संबंधित होती है, और यदि किसी नए राज्य के सृजन को करेंगे तो उसका डिटेल आपको किस अनुसूची में डालना पड़ेगा? पहली अनुसूची में, यानी संशोधन किसमें होगा? प्रथम अनुसूची में, यानी प्रश्न संख्या 5 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 6, पूछा जा रहा है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो सीधे आपको चलना होगा अनुच्छेद 1 के सब क्लॉज 1 में, जिसमें कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया
राज्यों का संघ होगा। यानी कितने नामों का उल्लेख है संविधान में? 2 नाम का। कौन कौन सा? भारत अर्थात इंडिया, यानी भारत तथा इंडिया का उल्लेख है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 6 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7, पूछा जा रहा है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो देखिए अगर हम बात कर लें लोकसभा में यूटी के लिए आरक्षित सीटों की, तो इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प ए, 20 सीटें यूटी अर्थात यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के लिए रिजर्व है लोकसभा में। अब आपके मन में यह प्रश्न होगा कि इसका विवरण किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिए अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 कहता है कि लोकसभा के लिए अधिकतम 530 सदस्य जो हैं वो राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों से होंगे और अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित हो सकते हैं। क्लियर? यानी ये तो आपने जान लिया कि यूटी से 20 सदस्य अधिकतम होंगे, लेकिन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 81 में। क्लियर? और अगर वर्तमान समय में पूछा जाए कि संघ राज्य क्षेत्र से लोकसभा में सीटों की संख्या, तो यह है 19। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 8, पूछा जा रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए इसने? तो देखिए जो राज्य पुनर्गठन आयोग था इसने 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए थे। इस प्रकार प्रश्न संख्या 8 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम बात कर लें इस आयोग की, तो याद रखिएगा ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग जिसने 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए, ये आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित हुआ था। यानी फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ था जिसकी सिफारिश पर 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र स्थापित किए गए थे। क्लियर? यानी प्रश्न संख्या 8 का यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, पूछा जा रहा है कि भारत में कितने राज्य और कितने संघ प्रदेश हैं। तो याद रखिएगा वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। प्रश्न संख्या 9 का डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 में पूछा जा रहा है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो याद रखिएगा भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। प्रश्न संख्या 10 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसका सृजन कब हुआ था। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर सृजन 1953 में हुआ था। क्लियर? तो याद रखेंगे 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर सर्वप्रथम सृजन हुआ था। प्रश्न संख्या 10 का बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, पूछा जा रहा है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। तो अभी आपने पढ़ा था कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। कब किया गया था? 1956 में। इसलिए प्रश्न संख्या 11 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12, पूछा जा रहा है कि सिक्किम भारत का राज्य बनाया गया था किस संशोधन के द्वारा। तो देखिए अगर हम सिक्किम की बात करेंगे तो यहां पर आपको 2 संविधान संशोधन को स्पष्ट रूप से याद रखना होगा। सबसे पहला जो संशोधन है वो है 35वां संशोधन 1974 और इस 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य यानी एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया था। किस संशोधन के तहत? 35वें। और जो 36वां संशोधन 1975 में हुआ इसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य के तौर पर दर्जा प्राप्त हुआ था। तो यहां पर राज्य बनाया गया, लेकिन यहां पर कहीं पर 36वां संशोधन नहीं लिखा है, इसलिए आप यहां पर सी विकल्प की तरफ जाएंगे। प्रश्न संख्या 12 का सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। लेकिन इस बात को आप स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि एसोसिएट स्टेट के तौर पर सिक्किम 35वां संशोधन और पूर्ण राज्य के तौर पर 22वां राज्य बना था। पूर्ण राज्य के तौर पर यह 22वां राज्य बना था और इसे 36वें संशोधन के तहत 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, यानी कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो यहां पर सीधा विकल्प दिख रहा है सी, गोवा एक स्टेट है यानी राज्य है, ये यूनियन टेरिटरी नहीं है। यानी प्रश्न संख्या 13 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 14 में पूछा जा रहा है कि दिल्ली है, तो दिल्ली क्या है? तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है यानी एक संघ राज्य क्षेत्र है। तो इसलिए प्रश्न संख्या 14 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब दिल्ली से संबंधित एक प्रश्न और बनता है, उसको भी यहीं पर कोरिलेट करिए। ये तो आपने जान लिया, आप सभी जानते हैं कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि आए दिन आप दिल्ली की जो स्टेट गवर्नमेंट है और केंद्र के बीच विवाद को देखते रहते हैं। एक प्रश्न बनता है कि दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का जो दर्जा है ये किस संशोधन के द्वारा मिला। दिल्ली को जो राजधानी क्षेत्र का दर्जा यानी एनसीआर का दर्जा है वो किस संशोधन के तहत मिला। तो याद रखिएगा 69वें संविधान संशोधन 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला किसको? दिल्ली को। क्लियर है? 69 में। क्लियर है? इसको भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। गोवा को 30 मई 1987 को, कब? 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, ये याद रखिएगा।
दूसरा है दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, ये भी बात सही है। अगला कह रहा है कि दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन के द्वारा गोवा से अलग किया गया था, ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है कि जो दमन और दीव है इसको भारतीय संविधान के 56वें संशोधन के द्वारा गोवा से अलग किया गया था, ये भी फैक्ट याद रखना है। अगला कह रहा है कि दादरा और नागर हवेली को 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत रखा गया था, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि आपको याद रखना है कि जो दादरा और नागर हवेली है ये 1954 तक पुर्तगाल के शासन के अधीन था, न कि फ्रांसीसी शासन के अधीन था। ये आईएएस के प्रीलिम्स 2000 में पूछा गया ये प्रश्न है, तो याद रखेंगे ये प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्न संख्या 15 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ये जो दादरा और नागर हवेली है ये 1954 तक पुर्तगाल के शासन के अधीन था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? ये बिहार पीसीएस के प्रीलिम्स 2019 का पूछा गया प्रश्न है। तो याद रखिएगा अब तक कुल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया है। ये टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स के नाम आप याद रखेंगे जिनको अब तक विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है। तो याद रखिएगा इसमें कौन शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा इसमें बिहार शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 16 का ए विकल्प सही हो जाएगा। और ये जो कुल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है इसमें से 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं, इसमें 3 हिमालयी राज्य हैं और 8 पूर्वोत्तर के राज्य हैं। 3 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर शामिल है। क्लियर है? तो इस प्रकार यहां पर आप देख रहे हैं कि ए विकल्प सही हो जाएगा, बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं दिया गया। प्रश्न संख्या 16 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 देखिए, पूछा जा रहा है कि उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये जो उल्फा उग्रवादी संगठन है ये असम राज्य से संबंधित है, यानी प्रश्न संख्या 17 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। कई बार देखा गया कि उल्फा का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, इसका फुल फॉर्म क्या है? उल्फा की स्पेलिंग होती है ULFA, तो इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 18। पूछा जा रहा है कि पीपुल्स वॉर ग्रुप नामक जो आतंकवादी संगठन है ये किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा पीपुल्स वॉर ग्रुप यानी PWG ये जो आतंकवादी संगठन है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, यानी प्रश्न संख्या 18 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहां पर एक नाम भी याद रखिएगा, ये जो पीपुल्स वॉर ग्रुप है इसकी स्थापना अप्रैल 1980 में आंध्र प्रदेश में एक नक्सली नेता हैं जिनका नाम था कोंडापाली सीतारमैया। क्या नाम है? कोंडापाली सीतारमैया, ये भी नाम आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19। पूछा जा रहा है कि लक्काद्वीप, मीनोकाय, अमीन द्वीप ये नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा 1973 में। कब किया गया था? 1973 में लक्षद्वीप नाम किया गया, यानी प्रश्न संख्या 19 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा 1973 में। अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 20। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? यानी यहां पर पूछा जा रहा है कि भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता से कौन संबंधित नहीं है? पहला लिखा गया कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो यह बात बिल्कुल सही है, यह भारतीय संघ राज्य पद्धति से है कि यहां पर एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। अगला कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, यह भी सही है। अगला कह रहा है कि संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो यह बात बिल्कुल सही है कि जो संघबद्ध इकाइयां हैं यानी जो संघ से संबंधित राज्य हैं, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग सीटों का स्थान मिला है राज्यसभा में, तो यह स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। और डी स्टेटमेंट में कह रहा है कि यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, यह स्टेटमेंट पूर्णतः गलत है। देखिए किसी भी प्रकार से कोई भी सहमति नहीं बनी है संघ राज्य क्षेत्र और संघ के बीच में, यानी कोई भी केंद्र शासित प्रदेश जो हमारे संघ से जुड़ा है वो किसी सहमति का परिणाम नहीं है, यानी किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि वो जुड़े हैं तो किसी एग्रीमेंट के तहत जुड़े। क्लियर? तो ये बात याद रखिएगा, यहां पर प्रश्न संख्या 20 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, ये भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 21। पूछा जा रहा है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। पहला लिख रहा है कि संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, तो यहां पर यह स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि जो अगर नए राज्यों को सृजित करना है तो ऐसा विधेयक संसद में साधारण बहुमत द्वारा पारित होता है, यानी प्रश्न संख्या 21 का बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। और ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो नए राज्यों को सृजित करना है, यानी अनुच्छेद 3 से संबंधित है। क्लियर? और किस प्रकार से पारित होगा? तो संसद में साधारण बहुमत द्वारा पारित होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 22। पूछा जा रहा है कथन में कि भारत संघ नहीं है। देखिए पहला जो कथन लिखा है कि भारत संघ नहीं है, ये क्या है? ये गलत हो रहा है। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि अनुच्छेद 1 का सब क्लॉज 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स है।
क्लियर है? यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी भारत संघ है ना, यानी यह कथन गलत हो गया। अगला कह रहा है कि किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा या नाम उसकी सहमति के बिना परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। ये स्टेटमेंट सही है। क्लियर है? अब जरा इसका भी एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। देखिए, किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में अगर परिवर्तन करना है तो उस राज्य की विधानमंडल का विचार प्रकट करना होता है। ये अनुच्छेद 3 में है। लेकिन अनुच्छेद 3 के परंतुक में यह भी लिखा गया है कि इस संदर्भ में राज्य की जो विधानमंडल है, इसके विचार जो हैं वो संसद पर बाध्यकारी नहीं है। यानी एक फॉर्मेलिटी के तौर पर, एक नेचुरल तरीके से जिस किसी राज्य के आप क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर रहे हैं, उस राज्य की विधानमंडल का विचार आ जाना एक अपेक्षित होता है। लेकिन यह स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 3 के परंतुक में लिखा है कि ये राज्य विधानमंडल का जो विचार है वो संसद पर बाध्यकारी नहीं होगा। इसीलिए यहां पर कारण वाला स्टेटमेंट सही हो गया कि किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा या नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है, क्योंकि यह बाध्यकारी नहीं है। क्लियर है? अब यह बात स्पष्ट हो गई। देखिए, एक चीज जान लीजिए, स्टेटमेंट टाइप के प्रश्नों से मैंने देखा है कि कई बार लोगों को भय लगता है। मैं बार बार आपसे कहता हूं, इस बार का जिक्र कई बार मैंने किया है और आज भी मैं इस बात का जिक्र बड़ी प्रमुखता से कर रहा हूं कि जब कभी भी आप किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन करें तो उसमें निश्चित तौर पर जो आपकी इस समय जो परीक्षा का पैटर्न चल रहा है, इसमें आपको तथ्यों के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना होगा। यानी फैक्ट भी ध्यान में रहे और उसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझना होगा। यदि आप फैक्ट और कॉन्सेप्ट के बीच तालमेल बनाकर अच्छे से चल सके तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और यही प्रयास अपना किया जा रहा है कि जहां पर फैक्ट हो वहां फैक्ट भी दिया जाए और उसके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया जाए। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। यानी प्रश्न संख्या 22 में क्या विकल्प सही हो जाएगा? तो आपने देखा था कि कथन तो सही था, कथन गलत था, कारण सही था। यानी प्रश्न संख्या 22 का यहां पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ए गलत था और आर सही था। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 23 पूछा जा रहा है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी सहमति आवश्यक है? तो यहां पर लिखा है, तो यहां पर अभी आपने देखा था कि राज्य की अगर सहमति नहीं भी है तब भी संसद उसको परिवर्तित कर सकती है। तो इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 23 का डी विकल्प सही हो जाएगा, राज्य की नहीं। यानी संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं, यानी वो सहमति बाध्यकारी नहीं। क्लियर? तो यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 24 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्लियर है? यानी जब हम ये कहते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब संघ राज्य समझौते का परिणाम नहीं है। क्लियर? तो यहां पर आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। यह बात बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, एसके धर आयोग 1948, इसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और इस संदर्भ में उन्होंने प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। यानी ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। यह भी बात बिल्कुल सही है। देखिए, जो 1948 में पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बहुत पॉपुलर है, ये जेवीपी कमेटी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेवीपी कमेटी। क्लियर है? और इस कमेटी ने अप्रैल 1949 में अपनी जो संस्तुति दी, इसमें कहा कि जो राज्यों का पुनर्गठन है वो भाषाई आधार पर अस्वीकृत किया जाना चाहिए। क्लियर है? यानी यहां पर तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 24 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 25 पूछा जा रहा है कि भारतीय संघ व्यवस्था में निम्नलिखित में से इसके आधार पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? यानी जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था है उस आधार पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहां पर पहला स्टेटमेंट लिखा गया कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है, कह रहा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो राज्य हैं वो संघ से अलग होने का अधिकार उनको नहीं है। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 25 में ये जो पहला स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि अलग होने की एकमात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षा मिलेगी। देखिए, अलग होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। और जहां तक की बात रही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो तो अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 में सभी को प्राप्ति हो चुकी है। तो यहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई अलग से प्रयोजन ही नहीं होता है। क्लियर है? तो यहां पर क्या है? यहां पर दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 के क में बिल्कुल स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। लेकिन इस आधार पर कोई राज्य अपने आप को अलग होने की वकालत करे
तो याद रखिएगा ये संवैधानिक स्थिति में नहीं है। यानी भारत की प्रभुता और अखंडता या उसकी सुरक्षा या विदेशी राज्यों के साथ कोई मैत्रीपूर्ण संबंध हो या लोक व्यवस्था हो या शिष्टाचार हो या सदाचार हो या न्यायालय की अवमानना हो जाए, मानहानि हो जाए, इस प्रकार के अगर कोई भी बात होगी तो वो उस आधार पर आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। तो यहां पर अगर आप अलग होने की मात्र वकालत करें तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आएगा। यहां पर भारत की प्रभुता और अखंडता के खिलाफ इसको माना जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए यहां पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है, यहां पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल इसको डिटेल में कवर किया गया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 26, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें पहला लिखा है कि कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। क्लियर है? तो यह बात बिल्कुल सही है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1920 का नागपुर अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने की थी, इसी अधिवेशन के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। यह पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार किया था। यह भी बात बिल्कुल सही है। अभी आपने पढ़ा था कि 1948 में जो पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया यानी जेवीपी कमेटी थी, इसने जब अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट दी तो इसमें भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के प्रस्ताव को अस्वीकृत किया था। क्लियर? यानी इस प्रकार प्रश्न संख्या 26 का दोनों स्टेटमेंट सही है। यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में आपको राज्यों के अस्तित्व में आने वाले वर्ष से उसको कोरिलेट करना होगा। क्लियर है? तो यहां पर देखिए, अगर आप वर्ष को कोरिलेट करेंगे तो यहां पर नागालैंड की अगर बात करें तो नागालैंड को आप 1963 से कोरिलेट करेंगे, यानी ए को आप दूसरे से कोरिलेट करेंगे। अगर हम बात करें झारखंड की तो झारखंड को आप 2000 से कोरिलेट करेंगे, यानी बी को पहले से। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना यानी 2014, यानी सी को आप चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे। और अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम को आप कोरिलेट करेंगे 1975 के तहत, यानी डी को आप तीसरे से कोरिलेट करेंगे। और सिक्किम के बारे में अभी डिटेल में चर्चा हुई थी कि 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम 1974 में संयुक्त राज्य बना और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम 22वां पूर्ण राज्य बना था। क्लियर है? अब देखिए यहां पर जो सही कोड बन रहा है वो 2143 का बन रहा है। यहां पर एक तथ्य को और मैं कोरिलेट करना चाह रहा हूं। यहां पर अभी बात हुई है झारखंड की। याद रखिएगा झारखंड को आपने सन 2000 से कोरिलेट किया। ये जो वर्ष 2000 है इसमें 3 राज्यों का गठन हुआ था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना, 15 नवंबर 2000 को झारखंड और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था। क्लियर है? यानी 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था। इस तथ्य को अभी आप इसके साथ याद रखेंगे। और प्रश्न संख्या 27 का जो सही कूट है वह 2143। 2143 के आधार पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 28, पूछा जा रहा है कि यहां पर जो राज्यों के निर्माण का क्रम है उसके अनुसार आपको कलानुक्रम सेट करना है। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले तो यहां पर आपको जितने राज्य दिए गए उनकी स्थापना आप यहां पर एस्टेब्लिश करिए। सबसे पहले छत्तीसगढ़ दिया गया और देखिए अभी मैंने झारखंड को जब कोरिलेट किया तो उस समय मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना। तो यानी 1 और 3 में जो नाम दिए गए ये तो आप पहले से जान रहे हैं। ठीक, यानी छत्तीसगढ़ और झारखंड, और दोनों की डेट भी क्लियर है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश जो है ये 20 फरवरी 1987 को। क्लियर है? तो यहां पर ये 87 में, और सिक्किम हो गया 75 में। क्लियर? तो इस प्रकार आप कोरिलेट करेंगे तो आपका जो सही हो जाएगा वो क्या होगा, सबसे पहले 1975, ठीक, फिर अरुणाचल प्रदेश 1987, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, और उसके बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड। इस प्रकार यहां पर बी विकल्प आपका आंसर सही हो रहा है। यहां पर एक बात और कोरिलेट करिए, अभी आपने पढ़ा कि जो अरुणाचल प्रदेश है ये 20 फरवरी 1987 को, क्लियर है, 1987 को, 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश के साथ मिजोरम का भी गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों का जो गठन है वो 20 फरवरी 1987 को। इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा होगा। तो देखिए विकल्प ए में जो राज्यों के नाम दिए गए हैं, सबसे पहले आप इन राज्यों के ईयर को देख लीजिए, उसके बाद कालानुक्रम सेट किया जाएगा। सबसे पहला नाम लिखा है सिक्किम, तो सिक्किम पूर्ण राज्य कब बना था, तो यहां पर 1975 हो जाएगा। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश 1987 में यानी 1987 में। उसके बाद नागालैंड लिखा है, नागालैंड 1963 में यानी 1963 में। और उसके बाद आता है हरियाणा 1966 में यानी 1966 में। इस आधार पर अब आप राज्यों का कालानुक्रम सेट करिए। तो यहां पर सबसे पहले आ जाएगा नागालैंड। नागालैंड का गठन हुआ था 1963 में यानी 1963 में,
जो सबसे पहले होगा। उसके बाद 1966 में हरियाणा यानी 1966 में। उसके बाद आएगा सिक्किम, सिक्किम का गठन 1975 में 1975 में। और उसके बाद आएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था 1987 में। ठीक है, तो इस प्रकार यहां पर प्रश्न संख्या 29 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये तो रहा प्रश्न। अभी आपको मैंने ऊपर बताया था कि अरुणाचल प्रदेश 1987 में यानी 1987 में अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ 20 फरवरी को ही 1987 में मिजोरम का भी गठन किया गया था। क्लियर है? यहां पर जरा एक तथ्य और समझिए। ईयर है 1972 यानी 1972। 1972 में 3 राज्यों का गठन हुआ, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। क्या नाम है? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। क्लियर? तो इन राज्यों के भी गठन के ईयर को आप याद रखेंगे। देखिए यहां पर जितने भी राज्यों के गठन के संदर्भ में आपने प्रश्न पढ़े हैं उसके साथ मैंने कुछ और राज्यों को भी कोरिलेट करा दिया। अगर आप इतने राज्यों के गठन का ईयर याद रखते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 30। पूछा जा रहा है कि कावेरी जल विवाद के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो कावेरी जल विवाद है इसमें 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। राज्यों की बात करें तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल है और 1 केंद्र शासित प्रदेश इसमें पुडुचेरी शामिल है। यानी प्रश्न संख्या 30 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल ये कावेरी जल विवाद के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं। प्रश्न संख्या 30 का डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 देखिए, यह कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन में कहा जा रहा है कि भारत का क्षेत्र राज्यों के कुल क्षेत्र की तुलना में ज्यादा है, तो यह बिल्कुल सही है। अब ये भारत का क्षेत्र राज्यों के कुल क्षेत्र की तुलना में कैसे ज्यादा हो रहा है? तो देखिए जो राज्यों का कुल क्षेत्र है उसके साथ साथ भारत के क्षेत्र में संघ शासित राज्यों का भी क्षेत्र ऐड होता है, इसलिए भारत का क्षेत्र राज्यों के कुल क्षेत्र की तुलना में ज्यादा होगा। यानी स्टेटमेंट कथन जो है सही है। कारण कह रहा है कि भारत राज्यों का एक संघ है, ये यहां पर कारण भी बिल्कुल सही है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 31 का ए विकल्प सही होगा कि कथन और कारण इंडिविजुअल कैपेसिटी में स्टेटमेंट वाइज तो बिल्कुल सही है लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है। क्लियर? यानी प्रश्न संख्या 31 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार आपने इस प्रश्न को कंप्लीट किया। अगला देखिए, यहां पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। देखिए यहां पर एक राज्य का गठन और आप याद रखिएगा, गुजरात और महाराष्ट्र का याद रखेंगे। गुजरात और महाराष्ट्र का जो गठन है ये 1960 में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। और एक गठन और पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था वो 1971 में हुआ। ठीक, इतनी बात को आप गठन के संदर्भ में जरूर याद रखेंगे। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है नागरिकता। आइए नागरिकता से संदर्भित जो प्रश्न है उनको देखते हैं। यहां पर पहला प्रश्न लिखा है कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं। तो देखिए अगर हम नागरिकता की बात करें तो नागरिकता भाग 2 में उल्लेखित है। किस में उल्लेखित है? भाग 2 में उल्लेखित है। और याद करिए एक बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नागरिकता के संदर्भ में अनुच्छेद की क्राइटेरिया को पूछ लिया और ज्यादातर लोगों ने इस प्रश्न का आंसर गलत दिया था और उन लोगों को यह याद नहीं आ रहा था कि ये 1 से 4 तक है संघ और राज्य क्षेत्र या 1 से 5 तक है। क्लियर है? तो बिल्कुल आप क्लियर कट याद रखिएगा कि जो संघ और उनके क्षेत्र हैं वो 1 से 4 तक है भाग 1 में, और भाग 2 में जो नागरिकता है वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। तो यहां पर नागरिकता के संदर्भ में आपको बिल्कुल क्लियर कट याद रखना है कि जो नागरिकता है वो भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 2। पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो आप सभी को पता है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। प्रश्न संख्या 2 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और इस बात की चर्चा जब स्रोत के बारे में चर्चा हो रही थी तो उस समय भी की गई थी, जो भारत में एकल नागरिकता है ये ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है? और दोहरी नागरिकता कहां पर है? यूएसए में। क्लियर? यानी यहां पर प्रश्न संख्या 2 का ए विकल्प सही हो जाएगा। एकल नागरिकता और कहां से ली गई? ब्रिटेन से। अगला है प्रश्न संख्या 3। पूछा जा रहा है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए अगर हम भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की बात कर लें, सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। तो जो भारत की नागरिकता है वो 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है। अब ये इसमें से कौन कौन सा प्रकार है? एक तो है जन्म द्वारा। क्लियर? यानी जन्म अगर आपने लिया तो आपको नागरिकता यहां की प्राप्त होगी। दूसरा तरीका है रक्त संबंध या वंशाक्रम द्वारा। क्लियर? तीसरा क्राइटेरिया है रजिस्ट्रीकरण के द्वारा। चौथी क्राइटेरिया है देशीकरण के द्वारा। और 5वीं क्राइटेरिया है किसी भूभाग के सम्मिलित होने पर। क्लियर? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ए, बी और सी ये तीनों इसमें शामिल हैं। अगर आप भारतीय बैंक में धन जमा कर दें तो इस आधार पर आप नागरिकता नहीं ले सकते हैं, इसलिए प्रश्न संख्या 3 का डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। देखिए अभी आपने देखा कि नागरिकता 5 से 11 तक है। क्लियर है? और भाग 2 में है नागरिकता जो है ये अनुच्छेद 5 में इसके तरीकों के बारे में उल्लेख किया गया है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि नागरिकता के संदर्भ में कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब का है। तो याद रखेंगे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है। क्लियर? उसी के अंतर्गत यहां पर 5 तरीके दिए गए हैं नागरिकता प्राप्त करने के। क्लियर है? तो ये भी बात आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 4 को देखिए।
प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि किस देश में दोहरी नागरिकता यानी पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप का सिद्धांत है। तो याद रखिएगा, अभी मैंने एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। प्रश्न संख्या 4 का यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। तो देखिए, इसका जिक्र भी हुआ था कि अगर नागरिकता के अर्जन हेतु शर्त बनाने के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल कोई है तो वह है भारत की संसद। क्लियर? यानी प्रश्न संख्या 5 का यहां पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। कई बार इससे संबंधित अनुच्छेद भी पूछ लेता है कि संसद को नागरिकता के संदर्भ में जो विधि बनाने की क्षमता है या जो इसको शक्ति मिली है, ये भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से मिली है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 11 से। यानी भारत का संविधान में अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद को नागरिकता के संदर्भ में विधि बनाने की पूर्ण शक्ति होगी। यानी यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 6, पूछा जा रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो भारत में नागरिकता है वो भी एकल है, और जब से अनुच्छेद 370 हटा है तब से आप ये भी कह सकते हैं कि एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास दिया जाता है। क्लियर? यानी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। यह स्टेटमेंट गलत है। देखिए, राष्ट्राध्यक्ष का मतलब क्या है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति बनने की जो पात्रता है उसमें क्या कहा गया कि राष्ट्रपति वही व्यक्ति निर्वाचित हो सकता है जो भारत का नागरिक हो। अब यह जरूरी नहीं है कि उसने नागरिकता किस रूप में यहां प्राप्त की, इसका वर्णन नहीं है कि उसे नागरिक जन्म से ही होना चाहिए। क्लियर है? तो यह बात आप स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। इस प्रकार यहां पर दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। और जो राष्ट्रपति की पात्रता है यह कहां पर उल्लेखित है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 58 के यानी 58 के सब क्लॉज 1 के क में इस बात का उल्लेख है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको निर्वाचित होने के लिए भारत का उन्हें नागरिक होना आवश्यक है। क्लियर? तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। यह भी स्टेटमेंट गलत है। देखिए, किसी भी परिस्थिति में इस तरह के जब भी शब्द आ जाए केवल, तो ये स्टेटमेंट को गलत ही कर देते हैं। क्लियर? लेकिन कल की क्लास में आपने देखा था कि इसके उलट वहां पर हुआ था, लेकिन वो अपवाद स्वरूप है। ज्यादातर स्टेटमेंट टाइप में अगर कोई ऐसा रिजिड टाइप का कोई स्टेटमेंट हो तो वो अधिकतर गलत होता है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, अंदाज के आधार पर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर नहीं करना है। क्लियर है? तो यहां पर आप बिल्कुल स्पष्ट समझ गए। अब हम अगर यहां पर बात कर लें कि विदेशी नागरिकता को, अगर किसी विदेशी को नागरिकता दी गई तो किस आधार पर उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, नागरिकता अधिनियम 1955 में एक धारा है 10, इसके तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। क्लियर है? अब किस किस आधार पर किया जा सकता है? यदि उसने रजिस्ट्रीकरण या देशीकरण का जो प्रमाण पत्र है उसमें कुछ गलत किया हो, यानी उसमें कुछ गलत मिस इन्फॉर्मेशन दी हो, या उन्होंने किसी तथ्य को छिपाया हो, इस आधार पर उनकी नागरिकता जा सकती है। दूसरा है कि यदि उसने भारत के संविधान के प्रति कुछ अपनी गलत बयानबाजी की हो, उसमें कुछ अभक्तता जाहिर की हो, यानी उसके विपरीत कोई स्टेटमेंट दिया, तब भी जा सकती है। दूसरे, यदि उसने भारत के किसी युद्ध के दौरान किसी शत्रु देश के साथ कुछ विधि विरुद्ध अगर कोई व्यापार या कोई संचार कर लिया, तब भी उस व्यक्ति की नागरिकता जा सकती है। यानी ये प्रावधान है नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 में, जिसके तहत किसी विदेशी व्यक्ति की नागरिकता को उससे वंचित किया जा सकता है। क्लियर? तो ये आपने देख लिया। प्रश्न संख्या 6 में यहां पर केवल पहला स्टेटमेंट यहां पर सही हो रहा है। अगला देखिए, यानी यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये आईएएस के प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला है प्रश्न संख्या 7, पूछा जा रहा है कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 5 प्रकार से आप नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं: जन्म द्वारा, देशीकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, वंश परंपरा के द्वारा और अर्जित भूमि के विलयन के द्वारा। क्लियर है? तो यहां पर आपका डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न संख्या 8 में पूछा जा रहा है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है। तो अभी कुछ प्रश्न पहले इस बात पर चर्चा हुई थी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में यह बात स्पष्ट तौर पर उल्लेखित है कि संसद को नागरिकता के संदर्भ में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। क्लियर? और जब संसद विधि बनाएगी तो उसके बाद उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, तब जाकर वो कानून बनता है। तो यानी यहां पर आपका इस आधार पर प्रश्न संख्या 8 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 9, पूछा जा रहा है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से अपनाई गई है। तो याद रखिएगा, प्रश्न संख्या 9 का ए विकल्प सही हो जाएगा। एकल नागरिकता इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन से ली गई है। प्रश्न संख्या 9 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 10, पूछा जा रहा है कि दोहरी नागरिकता निम्न में से किससे संबंधित है या किसकी विशेषता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा, ये जो दोहरी नागरिकता है ये संघीय सरकार
की विशेषता है, यानी प्रश्न संख्या 10 का बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। यानी एक संघ की नागरिकता और दूसरी राज्य की नागरिकता। और ये जो दोहरी नागरिकता है ये कहां पर है, तो ये अमेरिका की संघीय सरकार की ये विशेषता है, दोहरी नागरिकता। यानी प्रश्न संख्या 10 का बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 11। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति से किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता रद्द नहीं हो सकती है। तो यहां पर पहला लिखा है त्याग, समाप्ति, वंचन व देशीकरण। देखिए अभी आपने पढ़ा था कि देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त की जाती है, न कि नागरिकता से वंचित किया जाता है। यानी प्रश्न संख्या 11 का यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देशीकरण के द्वारा नागरिकता का अर्जन किया जाता है, उसे प्राप्त किया जाता है। और समाप्ति किसके द्वारा होती है, यदि आप नागरिकता त्याग कर दें, उसकी समाप्ति कर दी जाए, या वंचन के माध्यम से। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12। पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। लिखा गया कि एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो, क्या होगा यहां पर, तो यहां पर आपका जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक हो। यानी प्रश्न संख्या 12 का ए विकल्प ही आपका सही हो जाएगा। श्रेष्ठ नागरिक वह है जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक हो। प्रश्न संख्या 12 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13। पूछा जा रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। तो याद रखिएगा नागरिकता अधिनियम 1955 में एक धारा दी गई है 5(1). उसके अंतर्गत पंजीकरण के द्वारा भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 13 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14। पूछा जा रहा है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, तो देखिए भारत की नागरिकता खोने के लिए क्या व्यवस्था है। तो यहां पर पहला लिखा गया कि भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, तो यह बात बिल्कुल सही है। यदि वो परित्याग कर देगा तो वो नागरिकता खो देगा। दूसरा लिखा है कि स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, तो बिल्कुल सही, अगर वो स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेगा तो उसकी भारत की नागरिकता चली जाएगी। अगला करा है कि किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर ले, ये यहां पर इस कंडीशन में उसकी नागरिकता नहीं जाएगी। यदि वो किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर ले तो इसके कारण किसी भारतीय की नागरिकता नहीं जाती है, यानी यहां पर तीसरा गलत हो जाएगा। और चौथा है कि सरकार की आलोचना करे, तो सरकार की आलोचना करने पर भी नागरिकता नहीं जाती है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 14 का पहला और दूसरा स्टेटमेंट ऐसा है जिसके आधार पर किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता जाती है। यानी प्रश्न संख्या 14 का 1 और 2 जो कथन है वो सही है। यानी प्रश्न संख्या 14 का सी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 15। पूछा जा रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। तो यहां पर देखिए पहला लिखा गया है कि एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक है, तो वो बिल्कुल अर्ह होगा। दूसरा है भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, तो अभी आपने पढ़ा कि यदि वो कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी मूल की महिला के साथ विवाह कर ले तो इस आधार पर उसकी अर्हता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होगा। अगला है कि वे भारतीय नागरिक जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, तो यहां पर ये जो सी विकल्प है इसके आधार पर आप अर्ह नहीं है। क्लियर है, तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 15 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और अगला है कि एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह या पितामही या मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे, तो इस आधार पर भी उसकी अर्हता रहेगी। क्लियर, तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 15 का सी विकल्प जो है ये अर्हता नहीं होगी इसमें। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में पूछा जा रहा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 कब पारित किया गया। तो याद रखिएगा इसको पारित होने के लिए कई डेट है, जरा उनको एक क्रम में आप देख लीजिए। जो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 है वो लोकसभा से 9 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। उसके बाद ये नागरिकता संशोधन विधेयक 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पारित हुआ और उसके बाद 12 दिसंबर 2019 को इस विधेयक को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई और उसके बाद यह विधेयक अधिनियम बन गया और 10 जनवरी 2020 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू किया गया। क्लियर है, तो इन सभी डेटों के एक सीक्वेंस को आप याद रखेंगे। अब जरा विकल्प को देखिए, तो यहां पर जिन डेट की हमने चर्चा की उसमें से एक डेट मैच कर रही है 11 दिसंबर 2019, जब राज्यसभा से ये नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पारित हुआ था। इसलिए प्रश्न संख्या 16 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कब से लागू हुआ तो 10 जनवरी 2020 से। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17। पूछा जा रहा है कि यहां पर इसको सुमेलित करिए। पहले विकल्प में लिखा है भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका, तो अभी आपने पढ़ा था कि पंजीकरण के माध्यम से भी भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया जाता है। यानी प्रश्न संख्या 17 में पहले को आप सी के साथ कोरिलेट करेंगे। दूसरा लिखा है कि भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका, तो यहां पर अभी आपने पढ़ा था वंचित होकर भी, यानी यहां पर आपका ए से कोरिलेट हो जाएगा दूसरा।
और उसके बाद तीसरा लिखा है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार का मतलब विधि के तहत समता तथा विधियों के समान संरक्षण से यह संबंधित होगा। यानी प्रश्न संख्या 17 का जो तीसरा ऑप्शन है वो बी से कोरिलेट होगा और सही कोड बनेगा CAB। क्या बनेगा? CAB। इस प्रकार यहां पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 17 का। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य भारतीय की नागरिकता रद्द करा सकता है। तो यहां पर देखिए पहला लिखा है कि नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो। क्लियर है? तो यहां पर यह बिल्कुल सही है कि अगर नागरिक संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दिखाएगा तो इस आधार पर उसकी नागरिकता जा सकती है। यह बिल्कुल सही है। अगला लिखा है कि नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो तो इस आधार पर भी नागरिकता जा सकती है। पिछले अभी एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में हमने नागरिकता जाने के संदर्भ में कई ऑप्शन बताए थे और ये देखिए इन दोनों पर चर्चा हुई थी। इस आधार पर यहां पर प्रश्न संख्या 18 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा ये दोनों यहां पर सही होगा। प्रश्न संख्या 18 का बी विकल्प। इस आधार पर यह नागरिकता का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगला जो चैप्टर है वो है मूल अधिकार का। देखिए मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इस चैप्टर को मैं एक साथ कंप्लीट कराना चाह रहा हूं क्योंकि कई बातें हैं जिनको कोरिलेट कराना होगा। तो इसलिए आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। कल की क्लास मूल अधिकार से कंटिन्यू की जाएगी। आप निरंतर अपने अभ्यास प्रश्न को करते रहेंगे, बीच बीच में उनका रिवीजन भी करते रहेंगे। निश्चित रूप से आपको यह लाभदायक सिद्ध होगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।